G20 अभी भी संपन्न हुआ है और G20 को लेकर के बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है। उसकी सफलता को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, देश विदेश से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि G20 की जो उपलब्धियां हैं, जो उसके टेकअवेज हैं, आपकी जिंदगी पर उसका क्या फर्क पड़ने जा रहा है, ये जो सीधा सवाल है। और इस सवाल का जवाब लेने के लिए हमने उन शख्स का इंटरव्यू करने की सोची कि जो इसी पे लगे हुए हैं कि जो ये तमाम सारे जो डिप्लोमेटिक टेकअवेज आ रहे हैं ये आपके जीवन से कैसे जुड़ेंगे, और वो नितिन गडकरी जी हैं। और गडकरी जी, देखिए, मैंने शुरुआत ही यहीं से की कि बड़ी बड़ी G20 के जो जार्गन्स हैं, डिप्लोमेटिक जार्गन हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं उसमें, और देश के लिए लॉन्ग टर्म में बड़ा ही फायदेमंद है। लेकिन आम जनता ये समझना चाहती है कि उसकी जिंदगी कैसे बदलने जा रही है G20 की टेकअवे से। और आपके पास जो मंत्रालय है वो आप लगातार कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आम जनता से कनेक्ट कर रहा है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं, अभी मैंने ये पढ़ा कि आप कुछ जो ग्रीन एक्सप्रेसवे करके आपका एक प्रोजेक्ट है, और वो पढ़ करके मुझे कौतूहल ये हुआ कि उसके तहत ये जो कूड़ा कचरा प्लास्टिक और दुनिया भर का हम फैलाते हैं इधर उधर, जो बड़े बड़े टीले हो जाते हैं, ये सारी समस्याएं उसी एक्सप्रेसवे में समा जाएंगी। अब ये पढ़ करके मुझे इतना कौतूहल हो रहा है कि आप जब इसका बताएंगे तो और वो कौतूहल बढ़ेगा। तो जरा मुझे ये समझाइए कि ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं इसको। देखो, पहली बात तो ऐसी है कि जो वेस्ट होता है, म्यूनिसिपल वेस्ट, इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट होती है, प्लास्टिक होता है, ग्लास होती है और मेटल होती है। हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई जो मेटल से सर्कुलेशन इकोनॉमी में एल्यूमिनियम, कॉपर, इसका रिसाइकलिंग होता है, तो वो पैसा होगा जिससे रोजगार तैयार होगा। फिर प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल बनता है, और वो भी हम लोग डीजल में, पेट्रोल में डाल सकते हैं, चला सकते हैं। जो ग्लास है उससे हम प्रोसेस में कंक्रीट बनता है, और उसका वजन हल्का होने के कारण वो बहुत ही उपयोगी और कॉस्ट इफेक्टिव है। ग्लास की बात कर रहे हैं? ग्लास से, वो ग्लास की पाउडर सीमेंट में डालकर उसका कंक्रीट बनता है। तो उसके बाद अमेरिका से अभी टेक्नोलॉजी मिली है, IRC और सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन को हमने कहा ये वेरीफाई करो, तो ग्लास का भी उपयोग होता है। सबसे बड़ी बात है जो बाकी का वेस्ट है, अभी हमने 30 लाख टन जो गाजीपुर का कचरा था वो दिल्ली के UR2 रोड में डाल दिया, तो 7 मीटर टेकड़ी की हाइट कम हुई। 7 मीटर जो गाजीपुर की लैंडफिल साइट है, जिसको लेकर के इतना हम काम कचरा रोड में डाला। अभी हमने 25 से 30 लाख टन कचरा अहमदाबाद डोलेरो रोड में अहमदाबाद का डाल दिया। और 2 अक्टूबर को हम गांधी जी का स्मरण करते हुए हम ये कचरे के बारे में एक पॉलिसी बना रहे हैं कि भारत में नगर परिषद, महानगर पालिका में जितना कचरा पड़ा हुआ है उसको सेग्रीगेट करेंगे और वो रोड कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करेंगे, ताकि हमारे देश को स्वच्छ भारत अभियान जो गांधी जी ने हमको दिया है और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग स्वच्छ भारत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा सहयोग होगा। गडकरी जी, दूसरी बात एक आपने जो पूछी थी वो इम्पोर्टेंट है कि आपने ये पूछने के पहले मुझे आपने जिक्र किया था G20 का और उसमें क्या फ़ायदा होगा। तो G20 का फायदा गांव, गरीब, मजदूर, किसान को क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। एक चीज जरा मैं इसको क्लियर कर लूं, उस पर मैं तुरंत आ जाऊंगा। ये आपने एक बड़ी बात अभी आपने मुझे बताई कि जो गाजीपुर का लैंडफिल साइट है उसका जो आपने एक बड़ा हिस्सा, एक सिग्निफिकेंट हिस्सा उसको आपने डाइवर्ट करके इसमें लगाया है। जिस रफ्तार से आप ये प्लान कर रहे हैं, अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ कि गाजीपुर का जो कूड़े का पहाड़ है, जो कि एक प्रतीक बन चुका है कूड़े कचरे का दिल्ली NCR में, कब तक खत्म कर देंगे? अभी आपने 7 मीटर का मुझे हवाला दिया। ऐसा हुआ कि जब मैं दिल्ली के आजू बाजू में 65,000 करोड़ के काम कर रहा हूँ, इस काम के लिए मैं 2015 से लगा, पर मुझे सफलता नहीं मिली। मशीन कौन लगाएगा, कचरा सेग्रीगेट कौन करेगा, तब आदरणीय वेंकैया नायडू जी अर्बन मिनिस्टर थे, बहुत कोशिश मैंने की, मुझे सफलता नहीं मिल पाई। अब बाद में ये करते करते अभी मिली। अगर उस समय सफलता मिलती तो दिल्ली में 65,000 करोड़ के जो काम हो रहे उसमें मैं पूरा कचरा डाल के ख़त्म कर देता। पर अभी हमारे यहाँ के कामों में कुछ काम हुए, कुछ अभी नए होंगे, तो जैसे से लगेगा हम करेंगे। तो ये कब खत्म होगा ये मैं, लेकिन ये खत्म हो जाएगा इसी पर ये जैसे कंस्ट्रक्शन में NHAI कर रहा है, यही पॉलिसी स्टेट उत्तर प्रदेश, हरियाणा और विशेष रूप से दिल्ली करेगा, और धीरे धीरे कचरा डालते जाएगा।
सब कामों में। तो मुझे लगता है एक दिन कचरे से मुक्ति मिलेगी। और ये मुक्ति गाजीपुर की नहीं, पूरे देश भर में जहां इस तरह के अभी हम टीले लोग पहाड़ पूरे हैं, देश भर में कर रहे हैं, ये पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं, पूरे देश भर में होगा। जो रबर के वेस्ट टायर होंगे उससे रबर की पाउडर तैयार करेंगे। बिटुमेन का भाव 50,000 रुपये टन है, 30,000 रुपये टन पाउडर है, तो रबराइज बिटुमेन तैयार होगा। तो उसके कारण मैंने अभी इंडियन ऑयल कंपनी के चेयरमैन है वैद्य, उनसे बात की, मैंने बोला आप ही लो 30 रुपये किलो से रबराइज बिटुमेन हमको बेचो, तो बिटुमेन की कॉस्ट भी कम होगी, क्वालिटी भी सुधरेगी। और ये आपके 7% प्लास्टिक डाल रहे हैं। फिर हमने बाम्बू का क्रैश बैरियर बनाया सक्सेसफुली, जो अप्रूव हो गया। हमने करोड़ों टन फ्लैश डाली रोड में। ये जो स्टील स्लैग होती है वो हमने रोड में डाली। इतना ही नहीं तो हमने 68,000 पेड़ को, बड़े बड़े 100 साल पुराने पेड़ को ट्रांसप्लांट किया। मैंने अभी औरंगाबाद के पास पैठन करके जगह, वहाँ 51 पेड़ जो है जो 100 साल पुराने थे बढ़ के, वो जो सयाजी शिंदे करके उनकी भी मदद ली, जो फिल्म एक्टर है, साउथ में काम करते हैं, और हमने उसको ट्रांसप्लांट किया। फिर 3,86,00,000 हमने नए पेड़ लगाए 3 मीटर के, और उसको ई-टैग किया। तो हम लगातार इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने 1000 अमृत सरोवर बनाए। पीने वाले पानी को, जैसे जो पानी होता ना, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। अनेक जगह पर पानी आ गया, जो कुआं 1 घंटा चलता था वो 24 घंटे चलने लगा। तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो हम लोग इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने बहुत इनिशिएटिव लिए, और 2 अक्टूबर को विशेष रूप से हम इन सब बातों का फिर से एक बार जिक्र करके हम उसको आग्रह से इम्प्लीमेंट। अगर मैं इसको एक थोड़ा सा अलग हटके पूछूं, तो आप तो केजरीवाल जी का वादा पूरा कर देंगे, जो गाजीपुर की लैंडफिल साइट वाला उनका वादा था खत्म करने वाला, तो आप इसी से पूरा हो जाएगा। इसमें राजनीति नहीं करनी है। कचरा कचरा है, कचरा कोई पार्टी के मालिकी का नहीं होता। इस समाज से और देश से कचरे को हटाना ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है, राजनीतिक ये पूरे देश में लागू करेंगे आप? पूरे देश में हर जगह जहां भी इस तरह की कचरे हैं उसका हाईवे एक्सप्रेसवे के निर्माण में इस्तेमाल हो। और मैं एक बात अक्सर, विकास के काम में मैं राजनीति नहीं लाता। राजनीति राजनीति की जगह पर है, विकास विकास की जगह। ठीक है, अब G20 पे आ जाते हैं। G20 पर जो मैंने आपसे पहले ये कहा था कि आप समझा पाएंगे कि जो G20 के जो टेकअवेज हैं, जैसे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, अगर एक आम आदमी जो गांव में बैठा हुआ है, गडकरी जी, अगर वो समझना चाहे कि हमारी जिंदगी कैसे बदलने जा रही है इससे, इस बायोफ्यूल अलायंस से, जो हमारा पर्यावरण है, जो प्रदूषण है, ये सब जमीन से लेके हवा तक क्या बदलाव हमको नसीब होने जा रहे हैं। देखिए, पहली बात ये समझना पड़ेगा कि G20 के जो देश है, से अमेरिका भी है, ब्राज़ील भी है, बांग्लादेश भी है, इंडोनेशिया भी है। हमारे यहाँ ये देशों में सबसे बड़ी समस्या ऐसी है, बहुसंख्य देशों की, कि हम लोग फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल, डीजल और गैस। हमारे देश में अभी 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है, और आने वाले 2-3 साल में वो 25 लाख करोड़ का होगा। अब 25 लाख करोड़ ये आर्थिक दृष्टि से तो चैलेंज है ही, पर इसके कारण प्रदूषण बहुत होता है। और हमारे यहाँ ऐसा भी एक रिपोर्ट आया कि दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है रोड में, विशेष रूप से उसके कारण प्रदूषण, एयर पोल्यूशन के कारण दिल्ली के आम आदमी का जीवन 10 से 12 साल कम हो रहा है। हाँ, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, संवेदनशील है। और इसलिए हमने ये G20 में बायोफ्यूल अलायंस की है। अब 2 प्रकार के अल्टरनेटिव है, एक अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल। बायोफ्यूल में आता है इथेनॉल, जो किसान तैयार करता है। हमारा किसान पहले अन्नदाता था, अब ऊर्जादाता बन गया। अब बिटुमिन तैयार करने वाली पॉलिसी ला रहे हैं, वो बिटुमिन बनाएगा। और बिटुमिन के बाद अब वो एविएशन फ्यूल, जो हवाई ईंधन है, वो तैयार करेगा उससे, तो वो हवाई ईंधन दाता बनेगा। ये किससे, पराली से तैयार होंगे क्या? इथेनॉल से बनता है। अच्छा, तो मैं आपको सब बातों के डिटेल बताऊंगा। ब्राजील में अभी क्या हुआ कि ये जो ब्राजील है, इथेनॉल का जन्मदाता है, और वहाँ पेट्रोल में 26% इथेनॉल डालते हैं, और 22% इथेनॉल एविएशन फ्यूल में डालते हैं, एयरफोर्स में। तो ब्राज़ील ने जो एविएशन के स्टैंडर्ड तय किए, पेट्रोल के तय किए, फिर उन्होंने जो स्टैंडर्ड भी तय किए, और उसके साथ साथ उनके उसके बारे में मशीन के भी नॉर्म्स निश्चित हुए हैं। तो जो फ्यूल के स्टैंडर्ड्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड्स, हमारे अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, ये सब लोग साथ में आएंगे। उनके पास जो अच्छी बात है वो हम लेंगे, हमारी अच्छी बात उनको बताएंगे। तो ये अलायंस का उपयोग ये है। मुझे एक बात समझा दीजिए। मैं समझा रहा हूँ, बायोफ्यूल के द्वारा कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन होगा। अब आप देता हूँ,
कि अभी जैसे बांग्लादेश में अगर हम पेट्रोल डीजल देते हैं नुमाली रिफाइनरी से, अब वहाँ से हम लोग जो पेट्रोल डीजल भेज रहे हैं उसमें वो पाइपलाइन है, अगर हम 20% इथेनॉल डालते हैं जो बाम्बू से बन रहा है वहाँ, तो वो उनका पेट्रोल का रेट भी कम होगा, हमारा इथेनॉल भी जाएगा और नॉर्थ ईस्ट की बाम्बू काटना, ट्रांसपोर्ट करना, पहुँचाना, लोगों को रोजगार होगा। तो इथेनॉल का फायदा किसानों को है, इथेनॉल का फायदा कृषि विकास को है, इथेनॉल का फायदा ग्रामीण इंडिया को है, इथेनॉल का फायदा किसान की आय बढ़ाने में है और इसमें किसान समृद्ध संपन्न बनेंगे। अभी हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन केवल 12% है और पॉपुलेशन 65% है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 22 से 24% है, हमारे सर्विस सेक्टर का 52 से 54% है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर का 12% से 22% पे जाएगा, क्योंकि ये बायोफ्यूल जो 3-4-5 लाख करोड़ है ये ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे। इससे नए रोजगार मिलेंगे, किसानों को रोजगार भाव मिलेगा अच्छा, युवाओं को रोजगार मिलेंगे और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है देश का इंपोर्ट कम होगा, देश का प्रदूषण कम होगा और किसान की आमदनी बढ़ेगी और ये जो विन विन सिचुएशन है ये इसका फायदा होगा। अभी जैसे नया हाईवे बना रहे हैं हम लोग, इंडिया से लेकर सऊदी अरब से लेकर यूरोपियन देशों तक, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, हमारा अनाज, हमारा गेहूं, चावल, हमारा फल फूल सब्जियां डायरेक्ट एक्सपोर्ट होगी, किसानों का फायदा होगा, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये तो अभी फॉरेन मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री के लेवल पर निर्णय होगा, जब हमको इस काम को असाइन किया जाएगा तब उसकी हम शुरुआत करेंगे। किसान बड़े खुश हैं कि जो पराली अभी तक उनकी समस्या थी उससे अभी हमने हेडलाइन देखी कि जहाज का जो फ्यूल होता है, पराली जो अभी तक एक प्रदूषण का कारण थी और दिल्ली में खासतौर पर एक बड़ी चिंता का विषय थी, उस पराली का भी कुछ इस्तेमाल करने का आपने ऑलरेडी प्लान बना रखा है। देखिए, पराली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनता है। हमारे देश में 185 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका काम शुरू है, जो पंजाब, हरियाणा और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश 100 शुरू है और 36 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं जो बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार करते हैं, जिससे ट्रैक्टर, बस और ट्रक चल रहे और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को बेचते हैं। पराली से पानीपत में एक शुरू हुआ है जो 1 लाख लीटर इथेनॉल बनाता है, 150 टन बायो बिटुमिन बनाता है और अब बायो एविएशन फ्यूल बनाएगा। और वर्ल्ड में ये निर्णय हुआ है कि अब एविएशन फ्यूल में करीब 8% एविएशन फ्यूल डाली जाएगी, बायो फ्यूल डाली जाएगी एविएशन फ्यूल। हाँ, अभी हमने देहरादून से स्पाइस जेट का एक विमान 50% एविएशन फ्यूल डालकर, बायो एविएशन फ्यूल डाल के दिल्ली में लाया था। अच्छा। विस्तारा का विमान आया है। तो देश में क्रांति होगी। अब किसान केवल अन्नदाता नहीं होगा, केवल ऊर्जादाता नहीं होगा, केवल विटामिन दाता नहीं होगा, तो वो हवाई ईंधन दाता बनेगा। ये हमारे लिए खुशी है और इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि G20 के कारण अब वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी आएगी, वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स आएंगे, एक दूसरे की मदद होगी और बायो एविएशन फ्यूल का उत्पादन बढ़ के गाँव गरीब मजदूर किसान का भला होगा। अच्छा, आखिर में ये बता दें, जो विश्व गुरु की बात लगातार कही जा रही है कि भारत विश्व गुरु की स्टेज पर आ गया, आपको लगता है वो वक्त आ गया है? निश्चित रूप से आया है। पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूरे विदेशी देश है वो हमारी तरफ बड़े आशा अपेक्षा के साथ देख रहे हैं और मोदी जी विश्व के नेता बने हैं। तो निश्चित रूप से हम विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया में आगे निकल रहे हैं, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आपकी भूमिका 2024? जो पार्टी बोलेगी वो भूमिका काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नितिन गडकरी हमसे बात करते हुए और जो बातें इन्होंने बताई हैं, मैं जैसे कि मैंने शुरुआत में किया था कि वो बातें आम जनता के जीवन से जुड़ी हुई हैं, जो बदलाव जीवन में आने जा रहा है उससे जुड़ी हुई हैं, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और एक तरह का वो देश का आगे का रोड मैप भी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।